तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ऑफ स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर थर्ड चैप्टर 3 चल रहा है। 5 ऑर्गन सिस्टम्स विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर। और पेज है 64। डेट है आज 14 अगस्त 2025। डॉक्टर मिताल भाई जी तो पेज बढ़िया। नंबर 64 पे कह रही है मैरी ऑफ स्टडी स्टैंटन कि the above clear and explicit statement of cell powers shows that the common basis of mind organization is present in the simplest forms of organized life। जी स्टैंटन कह रही है कि जो ऊपर एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट के द्वारा ये ऊपर ये क्लियर हो चुका है कि जो सेल्स की जो पावर है, सेल पावर, कोशिकाओं के अंदर जो पावर है प्रोटोप्लाज्म के नाते, वो ये दिखाई देता है उसमें that the common basis of mind organization is present in the simplest forms of the organized life। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइज लाइफ की, जो सेल हैं, बेसिकली माइंड वहीं से शुरू हो जाता है। माइंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट रहता है इस सेल के अंदर ही। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइज लाइफ की, माइंड वहीं पर है। हर कोशिका का अपना एक माइंड है। इन दिस फेज ऑफ एग्जिस्टेंस द एनिमल appears to be stomach all over, formless yet possessing all the possibilities of form, unorganized yet yet exhibiting all the attributes of organization। VIZ कह रहे हैं कैपेसिटी फॉर मोशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। कह रहे हैं इन दिस फेज ऑफ एग्जिस्टेंस द एनिमल अपीयर्स टू बी स्टमक ऑल ओवर। ये जो फेस है सेल के रूप में ये जो सेल के रूप में एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्टेंस में जो एनिमल है उसमें स्टमक ऑल ओवर होता है, एक तरह से फॉर्मलेस होता है ये, येट पोजेसिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्म। यद्यपि हालांकि इसका कोई अपना स्वरूप नहीं होता। अमीबा को ध्यान में रख के समझना बात को कि अमीबा का कोई अपना स्वरूप नहीं है और उसका पर्टिकुलर स्टमक देखा जाए तो जिधर उस पर टच हो जाएगी कोई भी फूड पार्टिकल, उधर से ही वो अंदर ले लेता अपने शरीर में। तो इसका इसका मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक स्टमक ही है चारों तरफ, और उसकी कोई अपनी आकृति, कोई फॉर्म नहीं होती। लेकिन फिर भी सारी पॉसिबिलिटीज उसके अंदर कायम रहती हैं। कौन कौन सी कायम रहती हैं? अभी आगे कह रहे हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड है yet exhibiting all the attributes of organization। भले ये अनऑर्गेनाइज्ड हो, भले इसका इंसान की तरह से अलग अलग पार्ट ना हो, टिश्यू का अलग अलग ऑर्गन सिस्टम ना भी हो, फिर भी सारे की सारी क्वालिटीज इसके अंदर रहती हैं। सारे के सारी एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारा इसमें प्रदर्शित होता है। जैसे कि इसमें कैपेसिटी ऑफ मोशन भी रहता है, रिप्रोडक्शन की क्षमता भी रहती है, ग्रोथ की भी रहती है, सिक्रीशन की भी रहती है, एक्सक्रीशन की भी रहती है, रेस्पिरेशन की और डाइजेशन की सारी क्वालिटीज इसमें रहती हैं जो एक ऑर्गेनाइज बॉडी में मिलती है अमित। तो भले ही चाहिए अनऑर्गेनाइज क्यों ना हो, कोशिका, सेल कह लो या अमीबा, लेकिन इसमें जो है सब चीज मिलती है। इन दिस stage it seems to be a chemical compound merely।
In this stage, it seems to be a chemical compound merely. इस स्टेज पर ये मात्र एक केमिकल कंपाउंड प्रतीत होता है, बस केमिकल का एक कहिए कि एक कंपाउंड, एक ग्रुप ऑफ केमिकल लगता है. The rudimentary stage of all organic life is mainly chemical, yet possessing, as we have seen, all the potencies and possibilities of architectural and mathematical development. कह रहे हैं इन दिस, ये केमिकल कंपाउंड की तरह मात्र प्रतीत होता है और ये रूडिमेंट्री स्टेज है. ये सबसे बेसिक, सबसे रूडिमेंट्री स्टेज है सभी ऑर्गेनिक लाइफ की. और ये रूडिमेंट्री जो है स्टेज सभी ऑर्गेनिक लाइफ की, ये केमिकल ही है, यानी कि सभी ऑर्गेनिक लाइफ मेनली केमिकल से बनी है. यद्यपि पोजेसिंग, एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा, यद्यपि इसमें सारी क्षमताएं और सारी संभावनाएं निहित रहती हैं आर्किटेक्चरल और मैथमेटिकल डेवलपमेंट की भी. लेकिन देखा जाए तो सबसे पहले जीवन बना केमिकल ऑर्गेनाइजेशन से, केमिकल कंपाउंड से, उसके बाद उसके अंदर सारी क्षमताएं, सारी संभावनाएं, आगे चल के आर्किटेक्चरल गुण जो उसमें आए, मैथमेटिकल गुण जो उसमें आए, वो सब उसमें पहले से ही वो सारी संभावनाएं निहित थी. द प्रिमिटिव जर्म ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रायो इज नथिंग मोर एट इट्स इंसेप्शन देन ए माइन्यूट मास ऑफ नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म. देखो गजब की बात लेके चली है. Yet possesses all the properties of mind which in its developed state may exhibit the transcendent genius of an Humboldt or a Newton. बहुत ही गजब का एग्जाम्पल दिया है कि जो प्रिमिटिव जर्म है ह्यूमन एम्ब्रायो के रूप में, ये सबसे पहली स्टेट समझो जीवन की. प्रीमिटिव जर्म ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो जो है, जो सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग जिसको कह लो, वो जो है, वो जब वो इंसेप्शन होता है, जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही उसका इंसेप्शन होता है प्रेगनेंसी के लिए, कह रहे हैं वो एक माइन्यूट और नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म ही है. एक स्टेज ऐसी आती है अमितपाल भाई कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो अंदर एक बार को न्यूक्लियस कोई से का भी नहीं रहता. एक बार को जब वो मिक्स होते हैं तो नॉन न्यूक्लिएटेड सा हो जाता है. उसके बाद फिर अंदर रीऑर्गेनाइज होकर के तब एक कॉमन न्यूक्लियस बनता है. अदरवाइज एक बार को जब आपस में मिलती हैं जाकर के तो दोनों के न्यूक्लियस डिसोल्व हो जाते हैं और एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है. तो इसलिए कह रहे हैं कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म की शेप में आता है एक बार. फिर भी उसके अंदर उस इंसान के जो नॉन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म के रूप में जो ये एम्ब्रायो होता है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड रहती हैं जो आगे डेवलप करती हैं सारी स्टेज और प्रदर्शित करती है जीनियसनेस. हम्बोल्ट और न्यूटन की तरह जितनी भी जीनियसनेस, जितनी भी जीनियस क्षमताएं हैं उसमें न्यूटन की तरह, हम्बोल्ट की तरह सारी उसके अंदर रहती हैं और आगे चल के उसमें वो प्रदर्शित होती हैं. उसमें है, उसमें सारी संभावनाएं और सारी पॉसिबिलिटीज हैं नॉन न्यूक्लिएटेड की स्टेट में भी. अमीबा में भी तो एक तरह से माइंड था. जब उसको कोई खाना उसकी स्किन से टच होता था तो वो उसे अंदर ले लेता था. जो कुछ केमिकल, जो कुछ उसको चोट पहुंचाने वाला कोई पदार्थ होता था उससे दूर हो जाता था अमीबा. तो माइंड तो वहां भी था ना अमित.
कह रहे हैं it is hence important that we should study the primitive origin of man in order that we may comprehend the physical basis of his mind. तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें प्रिमिटिव ओरिजिन ऑफ मैन को स्टडी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि हम फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड को समझ सकें कि ये माइंड बेसिकली, माइंड का आधार कहाँ है, कहाँ से माइंड आया, कहाँ से इसकी शुरुआत थी, उसको हम समझ सकें। तो हमें प्रिमिटिव ओरिजिन ऑफ मैन की स्टडी करना होगा, यानी कि हम एम्ब्रायो पे ही जाके देखें। It is further this purpose that I have introduced the preceding description of the amoeba. इसलिए कह रही हैं कि ये इट इज टू फर्दर, इस पर्पज के लिए मैंने पुनः यहाँ इंट्रोड्यूस करा डिस्क्रिप्शन अमीबा का, ताकि वो समझ सकें इंसान। यहाँ स्टार दे के कुछ लाइनें लिखी हैं, कह रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल रॉबर्ट MEA मेडे स्मिथ, पेज नंबर 1114 पे। फिलाडेल्फिया एफ डेविस, इनके कुछ रेफरेंस है जहां से इन्होंने ये पॉइंट उठाए। स्टार वाला ऊपर आया था रेस्पिरेटरी, ऊपर रेस्पिरेटरी जो लिखा था उस पर स्टार बना था, तो ये वहां उन्होंने वहां से लिया। और ये जो क्रॉस बन रहा है एमीबा का, इसमें कह रहे हैं ए स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन वुड बी मोस्ट advantageous to the student who desire a thorough knowledge of this most interesting phase of mental development. My limits forbid further elaboration here. The author ने कहा कि अगर मतलब कह रहे हैं, ऑथर ने कहा कि स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी को इवोल्यूशन ऑफ मैन के नजरिए से बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस होगा स्टूडेंट के लिए, जो ये इच्छा रखते हैं कि वो थोरो नॉलेज पाना चाहते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग फेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट की, तो उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए, ऑथर ने कहा। तो बेसिकली बात वही है कि माइंड को स्टडी तो एम्ब्रायो की स्टेज से ही शुरुआत हो जाती है समझने की, तो उन्हें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी चाहिए बड़े ध्यान से। यदि कोई माइंड, अब हमारे यहाँ हो तो रहा है, जब हम होम्योपैथिक में देखते हैं ना कि इसको माँ को 4th मंथ में क्या हुआ था, 3rd मंथ में, 2nd मंथ में क्या हुआ था, तो वहां से हम पकड़ते हैं कि इस बच्चे के माइंड ने क्या परसेप्शन उठाया, तभी इसमें ये डिफॉर्मिटी आई। तो हम एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के थ्रू ही तो बड़े सर डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर पहुंचे, उन बीमारियों को ठीक करने की स्थिति में जो लाइलाज मानी जाती थी, जब से उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करी है वहीं से उन्हें रास्ता मिला कि वो उस कमी को पकड़ पाए माइंड की। हाँ, तो भैया माइंड तो सीधे सीधे शरीर से जुड़ा, ब्रेन से ना जुड़ा भाई अमित। ब्रेन तो एक ऑर्गन है, ब्रेन तो एक प्रोसेसर है, ब्रेन तो उस माइंड के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। माइंड के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को एक वो प्रोसेसिंग करता है, एक तरह से वो आगे कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। अदरवाइज माइंड का तो कोई लेना देना ब्रेन से है ही नहीं, माइंड का लेना देना है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी से। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई। हाँ मित्र, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइंड ही है सब कुछ। और एक दिन प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे
उन्होंने किसी की लाइनों को कोट किया था, किसी और महापुरुष की लाइनें थी कि आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, आपको जैसा बनना है वैसा ही सोचो, वैसा ही सोचो। तो ये सोचो, सोचते हो, ये सब माइंड है भाई। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये स्टेटमेंट यहीं तक नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, उसने अपनी स्थिति बनाई वैसी, ऐसी समझ लो, है ना। हाँ, बस चीजें पहले से थी, हैं और रहेंगी। बस हमें अलाइन होना है, हमें उन्हें समझने लायक अपने आप को बनाना है। जब वो चीजें हम अपने आप को बना लेते हैं उनको समझने लायक, तो हम कहते हैं अरे यार ये तो पहले से ही बता रखी है। बस हम हमें तैयार करना। हाँ, हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपका विजन जितना क्लियर हो जाता है, आपको चीजें इतनी स्पष्ट होने लगती हैं, अदरवाइज वो पहले भी थी, हैं और रहेंगी। हाँ, हाँ, इवोल्यूशन के हिसाब से वो दिखाई देगी। बिल्कुल। आज कैसे समझ, जबकि मैथमेटिका पहले भी वही थी और आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। यही है भाई दोस्त। चलो यहीं रुकते हैं। राम राम भाई।